हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 6.4 है उससे पहले का जितना भी एग्जाम्पल और यहाँ पर टॉपिक्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आफ्टर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.3 हमारा अभी शुरू होने जा रहा है एक्सरसाइज 6.4। लेकिन जो एक्सरसाइज 6.4 है वो बेस्ड है कॉम्बिनेशन के ऊपर। यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया है हमारे पास, वो है कॉम्बिनेशन। हमने पिछले एक्सरसाइज पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन के बारे में स्टडी किया था। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। चलिए सबसे पहले जो बुक में डेफिनेशन है उसी को पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन व्हिच कैन बी मेड आउट टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इज कॉल्ड देयर कॉम्बिनेशन। इस लाइन का मीनिंग क्या है? फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज आपके पास बहुत सारे चीज़ों का कलेक्शन है, ए बी सी डी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन, आप उन चीज़ों से जो अलग अलग सिलेक्शंस बना सकते हो एट ए टाइम, कुछ चीज़ों को पकड़ के, उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इन तीन ऑब्जेक्ट्स का आपके पास क्या है? कलेक्शन है, ए बी और सी ऑब्जेक्ट्स का। आपको अगर कोई पूछे कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को 3 एट ए टाइम पकड़ के, मतलब तीनों को एक साथ एक ही समय में पकड़ के आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो? कॉम्बिनेशन के साथ देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से परमुटेशन में एक वर्ड हुआ करता था अरेंजमेंट, तो कॉम्बिनेशन में हमेशा रहेगा सिलेक्शन। क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन के वक्त सिलेक्शन रहेगा आपका। तो कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन दोनों शब्द का अर्थ सेम है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को 3 एट ए टाइम पकड़ के हम कितने सिलेक्शन बना सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि हम बस एक ही सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो है ए बी सी। और अगर आपको कहा जाए कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम पकड़ के, 3 एट ए टाइम पकड़ के हम कितने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बना सकते हैं, तो देखिए कितने परमुटेशन बन सकते हैं? ए बी सी बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब जैसे कि ए बी है उसको हम लोग ए बी है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बी ए लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज किया हमने, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले प्लेस में, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के प्लेस में, मतलब पोजीशन चेंज कराने को कहते हैं ऑर्डर चेंज करना। तो परमुटेशन में ऑर्डर चेंज करने से क्या हो जाता है? आपके परमुटेशंस इंक्रीज होते हैं और ऑर्डर जो है वो मायने रखता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे इसको ए बी सी लिख दो या फिर ए सी बी लिख दो, ये बस एक ही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सिलेक्शन तो सेम है। आपके सपोज़ ये आपका बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आपको बोला गया है कॉम्बिनेशन में बस 3 ऑब्जेक्ट्स को डालने का। आपने किस तरह से डाला? पहले बी को डाला, फिर इसके बाद ए को डाला, इसके बाद सी को डाला, या फिर पहले सी को डाला। इसके ऊपर कोई भी इसका कोई मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है। ए बी सी आपको बस रखना है, तो आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलेक्शन बन रहा है, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स। लेकिन परमुटेशन में क्या हुआ करता था? अरेंजमेंट। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। उसमें क्या होता था कि आप कैसे अरेंज कर रहे हो उनको? पहले वाले को फर्स्ट सीट में बिठा रहे हो, ए को फर्स्ट सीट में बिठा रहे हो, या फिर बी को फर्स्ट सीट में बिठा रहे हो, या फिर सी को। ये जो है मायने रखा करता था उस समय परमुटेशन में। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन होंगे? सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन, वो है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम, होप आपको ये वाला डेफिनेशन थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थ्योरम। अभी हम लोग करेंगे थ्योरम 1, जिसमें कहा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n distinct objects taking r at a time is given by npr divided by factorial r। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n distinct objects टेकिंग आर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप क्या कर रहे हो? इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के कॉम्बिनेशन बना रहे हो।
और हमें दिखाना है कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्ट्रियल R। हमें इसके बराबर इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बी x इज इक्वल टू NCR। ये जो चीज़ है NCR, इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, सबसे पहले x पकड़ लेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। देयर आर different objects in each combination of these x combinations. These R objects of each combination can be arranged among themselves in फैक्टोरियल R ways। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ABC एंड वी हैव टू मेक कम्बिनेशन टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। मतलब तीनों को एक ही साथ पकड़ के हमें कम्बिनेशन बनाना है। हमने देखा था कि कितना कम्बिनेशन बन पाया था, सिर्फ एक ABC। यहाँ पर ऑर्डर का कोई मायना नहीं है, चाहे आप B को पहले रखिए, B को बाद में रखिए, C को आगे रखिए, बाद में रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका ऑब्जेक्ट्स क्या है इस कलेक्शन के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वही सिर्फ मायने रखता है। तो हमने देखा था कि सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन पा रहा है इसमें से। लेकिन अगर हम लोग बात करते इससे बनने वाले परमुटेशंस का, तो वो कितना था, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये जो परमुटेशन बना है कैसे बना है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हम लोगों ने क्या किया है, अरेंज किया है अमोंग देमसेल्फ। ठीक है, उनको आपस में क्या किया है, हमने अरेंज करके ये 6 परमुटेशंस बनाया है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, R ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए जैसे कि पहला है हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स था ABC, और हमने क्या कर लिया था, हमारे पास N इजिकल टू 3 था और हमने R इजिकल टू भी 3 पकड़ लिया। मतलब तीनों को एट ए टाइम पकड़ लेना। ठीक है, तो ऐसे था। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास N है, N कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और R मीन्स उसमें से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम पकड़ेंगे। तो कौन सा चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है, R के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले देखिए हमारे पास 6 परमुटेशन था। कैसे निकाला हमने 6 परमुटेशन को, ABC 3 प्लेसेस, 1 2 3। पहले वाले प्लेस को हम लोग 3 वे में फिल कर सकते हैं, इसमें से एक बैठ जाएगा, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। सेकंड प्लेस को हम लोग 2 वे में कर सकते हैं और थर्ड वाले को 1 वे में। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग कह सकते हैं कि टोटल कितना वे में हम लोग इनको फिल कर सकते हैं, यानी कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कितने परमुटेशन बना सकते हैं, 3 × 2 × 1। ये क्या चीज़ है, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 परमुटेशंस हम लोग बना सकते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं एट ए टाइम पकड़ा है हमने, R ऑब्जेक्ट्स। इन R ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल R वे में अरेंज कर सकते हैं आपस में। और कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, फैक्टोरियल R परम्यूटेशंस। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने बोला कि फैक्टोरियल R परमुटेशंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, मेरा कॉम्बिनेशन कितना था, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो टोटल कितना परमुटेशन बना है, एक कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल 3। अब मतलब एक कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना परमुटेशन बनेगा हम लोगों का, फैक्टोरियल 3 × 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1, 6 परमुटेशंस बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए टोटल कितना कॉम्बिनेशन है मेरा, NCR कॉम्बिनेशन है। कितना कॉम्बिनेशन है, NCR कॉम्बिनेशन है। या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, टोटल X कॉम्बिनेशन है। और इस X कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमने एट ए टाइम ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है उनको आपस में हम लोग कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल R वे में। तो टोटल कितना परमुटेशन बनेगा मेरा, टोटल X × फैक्टोरियल R परमुटेशंस बनेगा। ठीक है, और उसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग NPR के बराबर लिख सकते हैं।
कैसे NPR के बराबर लिख दिया हमने, क्योंकि ये जो परमुटेशन बना कैसे बना, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम पकड़ के हम लोगों ने आपस में उसको अरेंज किया, तभी जाकर तो परमुटेशन बना। तो इसीलिए ये चीज़ किसके बराबर होगा, NPR के बराबर होगा। इसका मैं एक आपको अलग से एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले वाले का एग्जांपल देके, पहले हमारे पास n कितना था, 3 था, और हमने r कितना लिया, 3 लिया एट ए टाइम। ओके, अभी आपको मैं इस चीज़ को एग्जांपल के जरिए वेरीफाई कर देता हूँ कि कैसे ये सही है। हमारे पास कम्बिनेशन कितना था, एक कम्बिनेशन था। कितना कम्बिनेशन था, ये पूरा एक कम्बिनेशन था। x के जगह पे कितना होगा, 1 होगा। या फिर आप अगर, अच्छा ठीक है, आपको आप पहले इसको ऐसे ही मान के चलिए, तो x के जगह पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। x मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। x का रियल फॉर्म कौन सा है, NCR, ठीक है। x इजिकल टू व्हाट, NCR। तो यहाँ पर मेरा कितना कॉम्बिनेशन था, पहले सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, तो उस एक कॉम्बिनेशन को हमने लिखा 1 इंटू फैक्टोरियल 3। उसी तरह से यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 इंटू फैक्टोरियल 3, इसी का ही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखा था हमने कितना परम्यूटेशन हो पाया था, 6 परम्यूटेशन। अगर मैं उस चीज़ को अभी इस फॉर्मूला के ज़रिए करूँ, NPR के ज़रिए, तो n मतलब क्या है, 3, P और R मतलब 3। तो आपको पता है फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला क्या है, आपने पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 कितना होगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ऊपर रहेगा सिर्फ फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इजिकल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजिकल टू 6। तो देखिए इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। और हमें क्या निकालना है, हमें दिखाना है NPR इजिकल टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पर रख देंगे और NPR के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल r को यहाँ पर भेज देंगे। तो x मतलब क्या है, NCR। तो NCR इजिकल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। सो द R ऑब्जेक्ट्स, देखिए जो मैंने आपको बोला था, हमारे कॉम्बिनेशन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, R ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन R ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, अमंग देमसेल्फ फैक्टोरियल R वे में। तो हमारे पास टोटल कितना परमुटेशन बनेगा, टोटल कितना परमुटेशन बनेगा, हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, X कॉम्बिनेशन। और X कॉम्बिनेशन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हमने पकड़ा हुआ है, R ऑब्जेक्ट्स। एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितना ऑब्जेक्ट है, R ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक कॉम्बिनेशन के R ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल R वे में। तो X कॉम्बिनेशंस के जो R ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग कितना वे में कर सकते हैं। अगर, अच्छा छोड़िए X छोड़ दीजिए, अगर आपको से कोई पूछे आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन के जो R ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग कितना वे में अरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू फैक्टोरियल R। अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है और 3 कॉम्बिनेशन के अंदर R ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको कितना वे में अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे 3 इंटू फैक्टोरियल R। अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास 10 कॉम्बिनेशंस हैं और हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल R ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप कितना परमुटेशन बना पाओगे, तो आप बोलोगे 10 इंटू फैक्टोरियल R। तो उसी तरह से x यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन है, x कॉम्बिनेशन, और हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, R ऑब्जेक्ट्स। उन R ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में क्या करोगे, अरेंज करोगे, कितना वे में, फैक्टोरियल R वे में। तो टोटल कितना आपका परमुटेशन बनेगा, x इंटू फैक्टोरियल R। और ये किसके बराबर है, मैंने आपको दिखाया था NPR के बराबर है। x को यहाँ पर रख देंगे और ये फैक्टोरियल R नीचे आ जाएगा। यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था। तो NCR, x का मतलब क्या है, NCR हमने लिखा हुआ था, तो ये चीज़ प्रूव हो जाता है। अभी हम लोग चलेंगे कोरोलरी, मतलब ये जो चीज़ निकला है इससे कुछ स्पेशल मतलब केसेस निकालेंगे हम लोग। वो ये है, फ्रॉम द अबव वी हैव NPR इजिकल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। यहाँ से हम लोग इस मतलब ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, NPR इजिकल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। लेकिन हमें पता है NCR इजिकल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। और NPR का क्या मतलब फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। ये हम लोग पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। नीचे है R। अभी देखिए ये जो फैक्टोरियल n है यहाँ पर ऊपर रह जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। और ये नीचे वाले से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं तो क्या होता है,
रेसिप्रोकल हो जाता है। तो फैक्टोरियल आर का रेसिप्रोकल हो गया 1/फैक्टोरियल आर, इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एन सी एन मतलब कौन सा केस बता सकते हैं आप? ये वाला केस, ये देखिए, जब ऑब्जेक्ट का टोटल ऑब्जेक्ट का नंबर और जो हम लोग ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं एट ए टाइम, वो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3C3 हुआ था, तो उस समय क्या होता है, ठीक है। एन सी एन की जगह पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पर एन बिठा देंगे, तो हमें क्या मिलता है, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ज़ीरो, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 है, और फैक्टोरियल एन कट जाएगा, कितना होगा 1। तो इस केस में हम लोगों ने देखा था कि कितना हम लोगों का कम्बिनेशन बना था, 1 कम्बिनेशन ही बन पाया था, सिर्फ एक कम्बिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे ABC। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, जब टोटल गिवन ऑब्जेक्ट्स और जो ऑब्जेक्ट आप एट ए टाइम पकड़ते हो वो दोनों अगर इक्वल हो, ठीक है, मतलब R=N हो जाएगा, तो उस समय में आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, आपको आँख बंद करके बोल देना है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा आपका, ओके। और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी आपको मिल जाता है, कौन सा फॉर्मूला, ये जो फैक्टोरियल एन अपॉन आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल एन सी आर इजिकल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू आई एन माइनस आर इजिकल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, और यहाँ पर एन माइनस आर, यहाँ पर हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, फैक्टोरियल एन माइनस आर को आगे रख दिया, और फैक्टोरियल आर जो है उसके आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एन लिखा है, माइनस दिया, ब्रैकेट देकर उसके आगे एन माइनस आर लगा दिया। ब्रैकेट को अगर उठा देते हैं तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन माइनस एन, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव आर फिर से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। तो ये चीज़ किसके बराबर है, फैक्टोरियल एन सी एन माइनस आर किसके बराबर है, फैक्टोरियल एन सी एन माइनस आर। किस तरह से ये एन सी एन माइनस आर के बराबर है, दोनों को कंपेयर कीजिए आप, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। फैक्टोरियल एन है, ये देखिए, फैक्टोरियल एन सी आर जब था तो हम लोगों ने क्या लिखा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आर के जगह पे क्या है, एन माइनस आर है, और यहाँ पे आर के जगह पे क्या है, एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो आर का जगह किसने ले लिया है, एन माइनस आर ने ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग आर के जगह पे क्या लिखेंगे, एन सी एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना होगा, फैक्टोरियल एन सी आर इजिकल टू फैक्टोरियल एन सी एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अभी हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल 1 में, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला वाला है हमारे पास N5C2। तो 5C2 के लिए आप यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसी का ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास एन है 5, आर है 2, और यहाँ पर 5 माइनस 2 मतलब एन माइनस आर। तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। फैक्टोरियल 5 को हम लोग एक्सपांड करेंगे 5 4 फैक्टोरियल 3 तक रख देंगे, क्योंकि और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 2 2 1 2 2 2 4 5 2 10, और नीचे 1 रहेगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, 10 होगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से बाकियों का भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास है NC7, नीचे वाला जो है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम लोग फैक्टोरियल 7 लिखने जाए तो 7 से लेके देखिए एकदम पूरा 1 तक जाना पड़ेगा, कितना बड़ा हो गया ना, ट्रबल सम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं, किस तरह से, इस वाले फॉर्मूला से, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, हम लोगों को मिला था, मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एप्लीकेशन आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, NC7 दिया गया है, हम लोग उसको लिख देंगे यहाँ पर 9C7 दिया गया है, और हम लोग इसको लिख देंगे 9 माइनस 7। तो 9 माइनस 7 कितना होता है, 2। और अभी हो गया, देखिए तो छोटा हो गया हमारे पास। तो नीचे अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे। ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 9, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2। कितना होता है 9 माइनस 2, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 9
डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 - 2 कितना होता है 7। अभी 9 को उस तरह से तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 9 को इस तरह से तोड़ेंगे कि फैक्टोरियल 7 तक जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 रहेगा और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी 9 इंटू 8 और नीचे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 1, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 36। इस तरह से बाकियों को भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ याद रखना है आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला, जब नीचे 1 रहेगा, नीचे 1 रहेगा, आपको एकदम पूरा याद रखना है ये चीज़, ओके। नीचे जब 1 रहेगा ना, तो आपका जो कॉम्बिनेशन जो है वो किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 89C1 है, तो आप आग बंद करके यहाँ पर क्या लिख दीजिए 89 लिख दीजिए आंसर। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको करने के लिए आपको इतना फैक्टोरियल NCR का ये जो फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर NC2 था, सॉरी 9C2 था, उसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नीचे कितना है 2 है ना, ऊपर कितना है 9 है ना, तो फैक्टोरियल 2, इसको मन ही मन में हम लोग सोचेंगे फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोगों ने कितना, इनफैक्ट नीचे 2 है ना, तो मतलब 2 प्लेसेस तक ही हमने तोड़ा है इसको। कितना प्लेसेस तक 2 1 1 2। ऊपर वाले को भी क्या करेंगे 2 प्लेसेस तो तक ही हम लोग तोड़ेंगे। 9 इंटू 8 ख़त्म, आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12C2 है, नीचे कितना है 2 है ना, इसको 2 प्लेसेस तक ही तोड़ेंगे 2 इंटू 1, और ऊपर वाले को भी 12 इंटू 11। आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाता है यहाँ से। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें दिया गया है 18cn इज इक्वल टू 18c ट्वाइस n प्लस 3। नेक्स्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ 18cn इज इक्वल टू 18c ट्वाइस n प्लस 3। इसको करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा गया है इफ़ NCR इज इक्वल टू NCS, मतलब दोनों का अगर n और n अगर इक्वल है देन हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू S। या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें NCR इज इक्वल टू n माइनस R, मतलब इस वाले का, तो यहाँ से हम लोग को दिखता है R इज इक्वल टू n माइनस R होगा। क्या होगा, R इज इक्वल टू n माइनस R होगा, क्योंकि दोनों का n ऊपर देखिए n दोनों का सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू n माइनस R हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 3 लिख देते। जैसे कि देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, एक स्टेप ज़्यादा किया है। यहाँ पर उन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर लगाया है। इसको लगाने का क्या ज़रूरत था, हम तो डायरेक्टली n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 3 लिख सकते थे। लेकिन अगर हम लोग n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 3 लिखेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए n माइनस ट्वाइस n इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स माइनस n इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग एक स्टेप ज़्यादा करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। तो इससे क्या होता है, देखिए n के जगह पर यहाँ पर 18 है और R के जगह पर n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 18C 18 माइनस n, मतलब n माइनस R 18 माइनस n, ठीक है। अभी क्या करेंगे 18 माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 3 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर दोनों का 18 सेम है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 18 माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और साइड चेंज कर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर तो टोटली हम लोग इसको इन दोनों को इक्वेट कर ही नहीं सकते, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 12 है 8 है, n कहाँ से आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा NC n माइनस 12 इज इक्वल टू NC 8। तो NC 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन NC1, NC2 एंड NC3 विल बी इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब n के कौन से वैल्यूज़ के लिए ये जो NC1, NC2 और NC3 ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है आपको पता है कि जितने भी टर्म्स रहते हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 3 टर्म्स हैं, NC1, NC2, NC3, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, इफ़ NC1, NC2 एंड NC3 आर इन एपी देन कौन सा कंडीशन उनको फुलफिल करना होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहना होगा। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वन से सक्सेसिव वन से, मतलब आगे वाले से पीछे वाले का डिफरेंस करके निकालते हैं। तो NC2 माइनस NC1, NC2 माइनस NC1, ये जो डिफरेंस है किसके बराबर होना चाहिए, NC3 माइनस NC2 के बराबर होना चाहिए। मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से जो मिलेगा, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करने पर भी सेम मिलना चाहिए, क्योंकि ये एपी में है तो दैट्स वाई दिस थिंग विल बी इक्वल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर NC2, इस NC2 को यहाँ पर लेके आते थे, ट्वाइस NC2 हो जाएगा प्लस होकर, साइड चेंज करने से माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर NC2 मिलता है। NC2 पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर ये जो NCR इजिकल टू, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इजिकल टू, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, नेक्स्ट क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए नीचे क्या है, फैक्टोरियल n-2 है ना, तो ऊपर जो है फैक्टोरियल n उसको हम लोग तोड़ेंगे। फैक्टोरियल जब तोड़ते हैं तो ये डिक्रीज होता हुआ जाता है, एक एक डिक्रीज होता हुआ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे n इंटू n-1, और यहाँ पर n-2 जो है उसको हम लोग और एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग फैक्टोरियल के अंदर ही रख देंगे। नीचे क्या है, फैक्टोरियल 2 है और यहाँ पर है n फैक्टोरियल n-2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग फैक्टोरियल 3 तक जाएंगे, फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू n-2 और फैक्टोरियल n-3, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3, ये दोनों जाएगा कैंसिल आउट होकर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस देकर जगह नहीं हुआ इसलिए ये वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल n को हम लोग कहाँ तक रखेंगे, n इंटू n-1, सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल देंगे हम लोग, और यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1 दोनों को काट देंगे हम लोग। अभी यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू n इंटू n-1, नीचे देखिए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 इजिकल टू, यहाँ पर क्या बचा है, n इंटू n-1 n-2, नीचे क्या है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1, सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पर मैंने गलत चीज़ लिख दिया, 2 इंटू 1 होना चाहिए था, तो 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, n इंटू n-1 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3 2 6, और ऊपर है n इंटू n-1 इंटू n-2, नीचे है 6 प्लस n, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर है, ओके। हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ जो है वही यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी निकाला, ये जो चीज़ निकाला ये वही चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। n इंटू n-1, देखिए इसके नीचे 6 है, इसके नीचे कितना है, 1 है, तो 6 1 जा 6, 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 1। तो ये जो ऊपर वाले में ये जो पूरा टर्म है ऊपर का, इसके साथ हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करने से सेम चीज़ रह जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 6। तो 6 को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू n 6n, ठीक है। अभी इसके साथ ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 इंटू n इंटू n-1, और यहाँ पर रहेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस 6n। अभी इसको हम लोग तोड़ते हैं, 6n इंटू n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 6n स्क्वायर, 6n इंटू 1 6n, n इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 n-2 को यहाँ पर रख देंगे प्लस 6n, 6n स्क्वायर माइनस 6n इजिकल टू। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले देखिए यहाँ पर
इन दोनों साइड से हम लोग एक चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, या हम लोग पहले भी कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी भी कर सकते हैं। वो ये है कि इन सभी में क्या है, n कॉमन है। तो इसको अगर यहाँ से n कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6n माइनस यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। देखिए इसमें क्या कॉमन है, चलिए इस लाइन को मैं काट ही देता हूँ, बीच वाले लाइन को, तो और सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, और 6n के साथ भी n है। तो इस साइड से अगर हम लोग n कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 इंटू n माइनस 1। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, पहले वाले में बचता है हमारा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 प्लस 6n से n निकाल दिया तो सिर्फ 6 बचेगा। तो n और n दोनों कैंसिल, क्या अभी क्या होगा, 6n इंटू 6 इंटू n 6n माइनस 6 1 ज़ा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, n से पहले n माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n माइनस 2, और फिर माइनस 1 से n माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 अपने जगह पे रहेगा। 6n माइनस 6 इजिकल टू n इंटू n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n ट्वाइस n माइनस 1 इंटू n माइनस माइनस प्लस 2 1 से 2 प्लस 6। यहाँ पर 6n माइनस 6 इजिकल टू n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n और 2n और यहाँ पर 1n, दोनों प्लस करने से 3n हो जाएगा। और आगे क्या साइन है, माइनस साइन है, माइनस 3n। 6 और 2 प्लस करने से कितना होता है, 8 हो जाता है। अभी यहाँ से 6n और 6 को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 0 रहेगा। n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8 माइनस 6n प्लस 6। ओके, तो n स्क्वायर, देखिए n माइनस माइनस प्लस 6 7 8 9 कितना हो जाएगा, 9। बड़े वाले के आगे साइन क्या है, माइनस माइनस 9n, और 8 और 6 दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 होने के बाद कितना बनेगा, प्लस 14। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इजिकल टू 0। इसको अभी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 14 है, कांस्टेंट टर्म कितना है, 14 है, और यहाँ पर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 14। अभी 14 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इनसे हमें दो ऐसे नंबर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करने से बीच वाले का कोएफिशिएंट आ सके, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 और 2 दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, 7 हो जाए 7 और 2 प्लस करने से कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे लिखेंगे 7 प्लस 2, n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 7 और 7 इंटू n 7n प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n ट्वाइस n प्लस 14 इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n कॉमन लेने से यहाँ पर रहेगा n, दो n में से एक n निकल गया, यहाँ पर एक n बचा, और यहाँ पर एक n था वो निकल गया, सिर्फ 7 बचा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ n बचेगा, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14। अभी देखिए इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है क्या, n माइनस 7, तो हम लोग n माइनस 7 को कॉमन लिख देंगे, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 2 इजिकल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी लिख सकते हैं आइदर दिस इजिकल टू 0 और दिस इजिकल टू 0, और 0 इनको इक्वेट करने से 0 के साथ क्या बनेगा, हमारे पास क्या आएगा, n इजिकल टू 2 आएगा, या फिर n इजिकल टू 7 आएगा। n इजिकल टू 2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, किस लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप देखिए ज़रा। हमारे पास यहाँ पर क्या है, NC2 है, क्या है, NC2। NC2 का मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स में से आप 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो। अच्छा, तो अगर n का वैल्यू 2 हुआ तो 2 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट अच्छा पॉसिबल है, मान लिया। इसके बाद NC1 वो भी पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन NC3 कैसे पॉसिबल हो पाएगा, 2 ऑब्जेक्ट्स में से आप 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे लोगे, ये कभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं। दैट्स वाई n इजिकल टू 2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारा n का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स। मतलब 50 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी सिलेक्ट रहेगा आप देख के समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाला है, ठीक है। सिलेक्ट
अरेंज रहने से या परमुटेशन सिलेक्ट रहने से आपका कॉम्बिनेशन। तो आपको यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट है 50 और उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स लेके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 3 एट ए टाइम पकड़ के, ठीक है। तो इसको 50C3 वे में आप लोग कर सकते हो। तो इसको ऐसे फॉर्मूला ना लगा के भी आप कर सकते हो। नीचे क्या है 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 को हम लोग 3 × 2 × 1 जितना वो एक्सपांड हो सके, ठीक है। और ऊपर वाले को भी 3 टाइम्स करेंगे हम लोग। 50 से थोड़ा एक कम कितना होता है 49 से एक कम 48, इस तरह से। तो देखिए अल्टीमेटली ये आंसर आ रहा है। तो आप इसको कैंसिलेशन कीजिए और आंसर आपका 19600, ठीक है। तो इतने परमुटेशन इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। इतना वे में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 12 प्लेयर्स। तो आपके पास टोटल कितने प्लेयर्स है 12 प्लेयर्स, और आपको कितना करना है, क्या करना है, टीम बनाना है। कैसे, 12 में से 11 प्लेयर्स को एट ए टाइम पकड़ के। तो ऐसे कितने टीम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालना होगा। किस लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको ग्रुपिंग करने के लिए बोला जा रहा है ना। आपको यहाँ पर प्लेयर्स को आपस में अरेंज करने का कोई यहाँ पर कोई नेसेसिटी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट परमुटेशन। अगर ऐसा कुछ केस आ जाए जहाँ पर प्लेयर्स को मतलब प्लेयर्स का पोजीशन मतलब आपको बताना पड़े या फिर पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करे, तब जाके क्या होगा, आपका परमुटेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स का पोजीशन का कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिलेक्ट करना है प्लेयर्स को और उनसे ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप्स बन पाएंगे, टोटल प्लेयर है 12, उनमें से 11 को आपको सिलेक्ट करना है। तो 12C11 मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे वाला ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग छोटा करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, NCR = NC n-r। तो यहाँ पर देखिए n कितना है 12, n-r मतलब 12 - 11 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो नीचे अगर 1 रहता है तो हमने क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन डायरेक्ट किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर। तो यहाँ पे n कितना है 12। तो हमारे कितने टीम बन पाएंगे, ऐसे कितने टीम्स बन पाएंगे, 12 टीम बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम 5 बॉय स्टूडेंट्स and 5 girl students, in how many ways a team of 3 members can be formed such that it consists of at least 1 boy student and 1 girl student। मतलब हमारे पास 5 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ, उनसे क्या करना है, हमें टीम बनाना है जिस टीम में 3 मेंबर्स रह सकते हैं। 3 मेंबर्स चुनना है, ठीक है। ऐसे हमें टीम बनाना है जिस टीम में 3 मेंबर्स रहे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 3 मेंबर है, 3 मेंबर्स में से एटलीस्ट कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की होना चाहिए, ठीक है। लड़की ज़्यादा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 1 लड़का 1 लड़की रहना चाहिए। तो ऐसे कितने टीम बन पाएंगे, ठीक है। तो 2 कंडीशन से हम लोग टीम बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि 1 बॉय स्टूडेंट लेंगे और 2 गर्ल स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि 2 गर्ल हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको मतलब कम से कम पा लेना है। आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाने के बाद अगर आपको ज़्यादा भी मिल जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि वो 2 गर्ल्स में क्या है, 1 गर्ल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 2 लड़कियाँ हैं तो उसमें हम लोगों का 1 लड़की का जो होने का जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला कंडीशन ये है कि 1 बॉय स्टूडेंट और 2 गर्ल स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 लड़कों को और 1 लड़की को हम लोग सिलेक्ट करके टीम बना सकते हैं। इन दोनों कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ 1 बॉय फ्रॉम 5 बॉयज़ कैन बी डन इन 5C1 वेज। 5 लड़कों में से 1 लड़के को चुनना कितने वे में हम लोग कर सकते हैं, सिलेक्ट करना। देखिए सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन 5C1 वेज में, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सिलेक्शन 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स इन 5C2 वेज। तो जब हम लोग 5 लड़कों में से 1 लड़के को चुनेंगे, देखिए ये वाला फर्स्ट वाला केस, तो 1 लड़के के साथ कितना लड़की चाहिए होगा, 2 लड़कियों को चुनना होगा। तो लड़कियों का संख्या कितना है टोटल 5, तो 5 में से हम लोग 5C2 वेज में उनको चुनेंगे। परमुटेशन में भी ऐसा हुआ था। मैंने आपको कहा था कि जब 2 केसेस एक ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब ऑकर होते हैं तो
हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों केसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पर जब लड़कियों को हम लोग चुन रहे हैं, उनके साथ साथ हमें लड़कियों को भी चुनना पड़ रहा है, ठीक है। जितना सिलेक्ट हम लोग कर रहे हैं लड़के को, कितना 1, और साथ ही साथ 1 लड़के के साथ हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 गर्ल्स को भी हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। दोनों एक ही साथ हो रहे हैं ना साइमल्टेनियसली। तो दैट्स वाई 5C1 एंड 5C2 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना होगा। ये तो चला गया फर्स्ट केस का। अभी सेकंड केस में देखिए क्या होगा। सेकंड केस में हमें 3 मेंबर का टीम बनाना है। क्या करते हुए, 2 लड़कों को पकड़ के और 1 लड़की को पकड़ के। तो 5 लड़कों में से 2 लड़की को चुनना है, मतलब 5C2, और 5 लड़कियों में से 1 लड़की को चुनना है, मतलब 5C1। तो टोटल कितना वे में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 5C2 इंटू 5C1 वे में। अभी बात आ रहा है कि हमको बोला गया टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन पाएगा। पहले केस में 5C1 इंटू 5C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और सेकंड केस में 5C2 इंटू 5C1 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एकदम सब मिला के टोटल कितना बनेगा, अभी दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5C1 इंटू 5C2, 5C1 इंटू 5C2, दोनों मतलब यहाँ पर दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, ट्वाइस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार हम लोग सेम चीज़ को लिख रहे हैं, दैट्स वाई। तो अभी फॉर्मूला लगा देना है आपको बस, और कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा, वो होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 मेंबर्स फ्रॉम 14 प्लेयर्स बी फॉर्म्ड इफ one particular player be always included, one particular player is never included। मतलब आपके पास टोटल प्लेयर्स है 14, और आपको क्या करना है, टीम्स बनाना है जिसमें 11 मेंबर्स रहे। तो आप लोग कितना वे में टीम बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। और आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए पहले कंडीशन में कि 1 पर्टिकुलर प्लेयर बी ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब एक मेंबर जो है वो हर सिलेक्शन में आपके टीम में इंक्लूड हो रहा है। पहले आपने जब टीम बनाया तब उसमें भी वो था, सेकंड टाइम जब बनाया तब उसमें वो फिर से था, थर्ड टाइम में भी वो फिर से था, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इफ़ 1 पर्टिकुलर प्लेयर बी ऑलवेज इंक्लूडेड देन सिलेक्शन विल हैव टू बी डन फॉर 10 प्लेयर्स। तो हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग कितना सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 प्लेयर तो ऑलरेडी हमेशा क्या है, कांस्टेंट ही है। फ्रॉम द रिमेनिंग 13 प्लेयर्स हम लोग क्या करेंगे, 14 से एक प्लेयर को कमा देंगे, क्योंकि एक प्लेयर जो है हमेशा हमारे ग्रुप के अंदर कांस्टेंट बैठा हुआ है। तो हमारे पास बाकी कितना प्लेयर्स रहा, 14 में से एक चला गया तो 13। अभी 13 में से हमको कितना सिलेक्ट करना है, बाकी का 10 सिलेक्ट करना है। तो इनको हम लोग कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, 13C10 में। अब इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर NCR = NC n-r वाला फॉर्मूला लगा के इसको छोटा कर देंगे, बस काम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड कंडीशन ये है कि 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड, मतलब एक प्लेयर को कभी भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है, कभी भी टीम में सिलेक्ट नहीं करना है। सिंस 1 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग हिम देयर विल बी 13 प्लेयर्स। तो यहाँ पर फिर से उसी तरह करना है हमें। देखिए, पहले हमने क्या किया था, एक प्लेयर को हमेशा इंक्लूड किया था, लेकिन अभी क्या कर देंगे हम लोग, एक प्लेयर को एक्सक्लूड कर देंगे। तो उसको अगर छोड़ देंगे तो 14 में से कितना प्लेयर बचेगा हमारे पास, बचेगा 13 प्लेयर्स। अभी क्या करना है, इन 13 प्लेयर्स से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले हमने 13 प्लेयर्स में से क्या किया था, एक को हमने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर बिठा के रख दिया था, और वापस हमको 10 और एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए था, और उन 10 प्लेयर्स को हमने 13 में से सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक प्लेयर को पूरा निकाल ही दिया। पहले कितना था, 14 था ना, 14 में से एक प्लेयर को हमने पूरा निकाल ही दिया। अभी हमारे पास 13 है, और 13 में से क्या करना है, हमें 11 को सिलेक्ट करना है। तो 13C11, पहले वाला था 13C10, अभी वाला है 13C11। तो इसको भी छोटा कर देंगे, NCR = NC n-r वाला फॉर्मूला लगा के, और लास्ट में आंसर निकल जाएगा 78। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, A committee of 5 members is to be formed from 6 male teachers and 4 female teachers. How many ways the committee be formed if there be at least 1 female teacher in the committee? मतलब हमें कमिटी बनाना है जिसमें 5 मेंबर्स रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो 5 मेंबर है
हम लोगों ने कहाँ से सिलेक्ट किया है, 6 मेल टीचर से और 4 फीमेल टीचर से। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कितने वे में ग्रुप्स बना सकते हो, मतलब कितना ग्रुप बनाने का पॉसिबिलिटीज़ है। और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 फीमेल टीचर इज़ इन द कमेटी, मतलब कमेटी में कम से कम एक फीमेल टीचर रहना चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम कितना रहना चाहिए, एक फीमेल टीचर रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम एक रहना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पर कितने फीमेल टीचर्स हैं, 4 फीमेल टीचर्स आर देयर, 4 फीमेल टीचर्स आर देयर। तो हमारा मतलब क्या क्या केस हो सकता है। पहला देखिए, अब लोग क्या कर सकते हैं, हमें 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। तो एक फीमेल टीचर अगर सिलेक्ट करेंगे एटलीस्ट 1, तो बाकी का कितना प्लेसेस बचा रहेगा, 4। तो 4 प्लेस को हम लोग क्या करेंगे, मेल टीचर से फिल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना फीमेल टीचर से, 4 में से हम लोग एक को सिलेक्ट किया, 4C1, और साइमल्टेनियसली दूसरा वाला भी हो रहा है, इसलिए इनटू कितने मेल टीचर से, 6 में से हमने 4 को सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला था कि एट लीस्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल होने के बाद हम लोग उससे ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं। तो एक टीचर चाहिए, एक से ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं, 2 टीचर भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि 2 के अंदर तो 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपका वो वाला कंडीशन फुलफिल तो हो ही रहा है। एटलीस्ट आपके पास क्या है, एक फीमेल टीचर तो है ही। तो 2 फीमेल टीचर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जब 2 फीमेल टीचर सिलेक्ट करेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचा रहेगा प्लेस, 3 प्लेस बचा रहेगा मेंबर्स के लिए। और ये 3 मेंबर्स हम लोग कहाँ से लेंगे, मेल टीचर से लेंगे। तो 4 फीमेल से हमने 2 को सिलेक्ट किया, इनटू 6 मेल से हमने 3 मेल्स को सिलेक्ट किया। उस तरह से बाकी देखिए 3 फीमेल टीचर और 4 फीमेल टीचर पकड़ के करेंगे, और 4 के बाद तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे मैक्सिमम, तो 4 फीमेल टीचर हमारे पास है ही, ठीक है। तो आपको अभी पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बीच में प्लस साइन लगाया था, उसी तरह से यहाँ पर देखिए इन सभी को प्लस कर देंगे। ये सब क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, बीच में प्लस साइन लगा देना होगा, और वापस सॉल्व करके ये आंसर आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल 9, इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 9 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए एंड 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, ए बी सी डी। तो एक ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 सेक्शंस है, एक है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस है, और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है। आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड। इन क्वेश्चंस को मिला के हम कितने सिलेक्शन बना सकते हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, टेकिंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। मतलब सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन आना चाहिए, 4 क्वेश्चन आना चाहिए, और सेक्शन बी से कितना क्वेश्चन आना चाहिए, 3 क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऐसे कितने हम मतलब हम लोग सिलेक्शंस बना सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, या फिर कह सकते हो ग्रुप्स बना सकते हैं। तो 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 9 ऑफ सेक्शन ए कैन बी सिलेक्टेड इन 9 CR। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 9, उसमें से कितना आपको सिलेक्ट करना है, 4। तो 9 CR वेज में आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन हम लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन टोटल कितना है, 5। तो 5 में से 3 कितना वे में कर सकते हो, 5C3 में। तो टोटल नंबर कॉम्बिनेशन दोनों देखिए साइमल्टेनियसली हो रहा है ये दोनों चीज़। अब जो ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग करने के लिए सेक्शन ए से बी से दोनों से साइमल्टेनियसली तो क्वेश्चन चूज़ करेंगे ना हम लोग। तो दैट्स वाई बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, 10। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर निकलेगा 1260। वही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स या फिर सिलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड डायगोनल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसका 8 साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टागन, ठीक है। 8 साइड्स, ऐसा एक शेप जिसका 8 साइड्स होता है उसको बोलते हैं ऑक्टागन। तो ऑक्टागन्स के जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब जो शीर्ष बिंदु है, उनको ज्वाइन करते हुए और डायगोनल्स को ज्वाइन करते हुए हम लोग कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड डायगोनल्स कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ
ऑक्टागोन, कितने ट्राइंगल्स और कितने डायगोनल्स बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग। ए ट्राइंगल कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल को बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम 3 वर्टिसेस का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर एक 3 वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ऑक्टागोन जो है मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 1 2, अच्छा देखते हैं यहाँ पर कितने साइड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हो गए। ठीक है, तो ए ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेस सिंस इन एन ऑक्टागोन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेकिंग 3 वर्टिसेस फ्रॉम 8। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्टागोन में कोई भी 3 वर्टिसेस क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब हो जाना है कि तीनों वर्टिसेस अगर एक लाइन में रहेंगे तो उनको बोलेंगे कोलिनियर। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी 3 वर्टिसेस कोलिनियर नहीं है। तो आप कैसे ट्राइंगल बना सकते हो, किसी भी 3 वर्टिसेस को, जैसे कि अगर ये वाला वर्टिस को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल बन रहा है। अगर आपका मन चाहे कि इसको और इसको पकड़ लो तो देखिए इसको ज्वाइन करा दीजिए आप बस, तो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। आपका मन जा रहा है कि आप इसको और इसको मिला के ट्राइंगल बनाएंगे तो ये देखिए बन रहा है। ठीक है, आपका मन जा रहा है कि आप क्या करें, इसको और इस वाले को जोड़ के, तो ये जोड़ दीजिए, ट्राइंगल बन गया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी थ्री वर्टिस को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वर्टिसेस को, टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस आर देयर। 8 में से किसी भी 3 को एट ए टाइम पकड़ने से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्राइंगल बना पा रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, total number of triangles is equal to the total combination by taking 3 vertices from 8, taking 3 vertices at a time from 8 vertices। तो कितने वे में हम लोग कर सकते हैं इसको, 8 से 3 वे में। तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये तो बन गया ट्राइंगल वाला। अब ये आपको पूछा गया है कि कितने डायगोनल्स आप बना सकते हो, डायगोनल्स कितने बना सकते हो आप। तो डायगोनल कैसे बनता है, डायगोनल बनाने के लिए इसको फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए डायगोनल बनाने के लिए आपको कोई भी 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आपको ज्वाइन करते जाना है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो साइड वाले जो वर्टिस है, जैसे देखिए वर्टिसेस को हम लोग इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, साइड वाले को, इसको इससे, इसको इससे, ये डायगोनल नहीं है, ये क्या है, साइड्स है। ठीक है, तो आप जैसे ट्राइंगल बनाया था हम लोगों ने, टोटल 8 वर्टिसेस है, उनमें से हम लोगों ने कितना एट ए टाइम हम लोग सिलेक्ट किया था, 3। लेकिन यहाँ पर हमें डायगोनल बनाने के लिए क्या करना होगा, 8 में से एट ए टाइम, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से डायगोनल बनता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग 8 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमारे साइड्स भी, ये जो साइड्स हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। तो कितने साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं। तो उस 8 को यहाँ से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, 8C2 - 8, जो आंसर आपको सॉल्व करके मिलेगा 20। तो 20 डायगोनल बना सकते हो आप किसी ऑक्टागोन में। थ्योरम 2, NCR + NCR - 1 = N + 1 CR। तो ये वाला थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCR, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे NCR + NCR - 1। NCR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R × फैक्टोरियल N - R प्लस उसी तरह से इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R के जगह पे R - 1 है, तो जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पर R - 1 बिठा देंगे। ओके, लेकिन हमें अभी दिमाग लगाना होगा।
इससे हमें ये वाला निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। तो इसके लिए अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग ग्राफ में लिख देते हैं क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या है, n+1 है, तो हम लोग n+1 लिखेंगे। नीचे देखिए r के जगह पर r है तो r रख देंगे, और यहाँ पर n-r, n के जगह पे क्या आता है n+1, तो n+1 - r। तो आपको क्या करना है, एम रखना है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके कौन सा आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर आपके पास आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, -r को आगे ले आएंगे +1, n-r+1। अभी क्या करते हैं, देखिए हमें n-r+1 निकालना है। निकालने के लिए ये जो फैक्टोरियल n-r है इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। फैक्टोरियल n-r को नहीं तोड़ेंगे, सॉरी, r जो फैक्टोरियल r जो है उसको तोड़ेंगे। तो फैक्टोरियल r को तोड़ने से क्या हो जाता है, r इंटू फैक्टोरियल r-1। यहाँ पर फैक्टोरियल r-1 हमारे पास ऑलरेडी है, और इस वाले को तोड़ेंगे। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस में किसको तोड़ना है। इसमें फैक्टोरियल r को तोड़ना है और इसमें फैक्टोरियल n-r-1 को तोड़ना है। तो उनके तोड़ के क्या करना है आपको, फैक्टोरियल n-r+1 निकाल के जो बचेगा उसको क्या कर देना है, फैक्टोरियल के अंदर रख देना है। n-r+1, इसको अगर ब्रैकेट उठा देंगे तो क्या हो जाता है, -+1, ये वाला चीज़। और इसके बाद आपको फैक्टोरियल के अंदर बाकी जो रहेगा उसको डाल के रख देना है। अभी इन दोनों में देखिए कौन सा चीज़ कॉमन है। इन दोनों में फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल r-1, फैक्टोरियल r-1, ये चीज़ कॉमन है, और दोनों के ऊपर फैक्टोरियल n कॉमन है। तो इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे सिर्फ r बचेगा, प्लस साइन बीच में, यहाँ पर सिर्फ ऊपर 1 बचेगा और नीचे n-r+1 बचेगा। ओके, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r इंटू, अभी यहाँ पे एलसीएम होगा, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये वाला मिलेगा इसको, तो ये वाला चीज़ जो है 1 के साथ, इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ n-r+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन बीच में है। इस वाले चीज़ के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें ये नीचे वाला एलसीएम मिलेगा, r मल्टीप्लाई करने से। तो उस r को यहाँ पर जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू 1 r, तो -r प्लस r कैंसिल चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n+1, तो n+1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे देखिए r इंटू फैक्टोरियल r-1, n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। अभी क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n है हमारे पास, और यहाँ पर है फैक्टोरियल n+1। n से n+1 बड़ा है, n+1 इज़ ग्रेटर देन सिर्फ n की बात कर रहा हूँ, फैक्टोरियल n की नहीं, n+1 इज़ ग्रेटर देन n। तो अगर आपके पास ऐसा रहे 3 रहे और साथ में यहाँ पर अंदर फैक्टोरियल r रहे, सॉरी फैक्टोरियल 2 है, तो आप इस चीज़ को क्या लिख पाओगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 1, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो उसी तरह से बाहर देखिए छोटा वाला नंबर है, सॉरी बाहर बड़ा वाला नंबर है n+1, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 और 2 में से 3 बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए n+1 है, और अंदर क्या है छोटा वाला नंबर यानी n, जैसे कि यहाँ पर 2 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, जिस तरह से यहाँ पर बाहर वाले का आगे फैक्टोरियल लग गया था, तो यहाँ पर क्या होगा n+1 के आगे फैक्टोरियल लग जाएगा, तो यहाँ पर होगा फैक्टोरियल n+1। तो उसी तरह से इन दोनों में हम लोग देखते हैं कौन सा बड़ा है, n-r+1, ऑब्वियसली ये वाला क्या है, बाहर वाला बड़ा है, और n-r से n-r+1 बड़ा है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, n-r+1 के आगे फैक्टोरियल लग जाएगा। r इंटू r-1 कौन सा बड़ा है, r से 1 कम जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा ना, तो बाहर वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला क्या आगे फैक्टोरियल r लग जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, n+1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है n-r, तो +1 को हम लोग आगे ले आ जाएंगे, ले आए हम लोग, तो ये किसके बराबर है, n+1, ऊपर देखिए n+1, और यहाँ पर n+1 - r मतलब cr,
n+1 CR, ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट कहा गया है प्रूफ दैट NCR प्लस 2 इंटू NCR-1 प्लस NCR-2 इक्वल टू n+2 CR, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो LHS को यहाँ पर लिख देंगे। LHS लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 2 बार दिया गया है 2 इंटू NCR-1, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, 2 बार लिखेंगे NCR प्लस NCR, एक बार इसके साथ ग्रुपिंग और इसके बाद इसको ये इसके साथ ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। तो देखिए NCR प्लस NCR-1 हम लोग को पता है क्या चीज़ है ये चीज़, या यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग NCR प्लस NCR-1 n+1 CR, तो यहाँ पर लिख देंगे n+1 CR। और यहाँ पर देखिए NCR-1 प्लस NCR-2, ओके। इसके लिए फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या है, R के जगह पर यहाँ पर R-1 और यहाँ पर R-1 की जगह पे यहाँ पे क्या है R-2 है। जैसे कि देखिए यहाँ पर R कैसे बैठा, क्योंकि फर्स्ट वाले के आगे R, मतलब फर्स्ट वाले में R था यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर R बैठा। उसी तरह से ऊपर का हिस्सा देखिए दोनों का सेम है, तो इसीलिए ऊपर n+1 हम लोग लिखेंगे ये वाला थ्योरम यूज़ करते हुए। लेकिन नीचे R के जगह पर क्या होगा, फर्स्ट वाले का जो है R-1 वही बैठेगा, ठीक है। R-1 क्या बैठेगा, R-1, यानी जो बड़ा होता है वही वाला यहाँ पर बैठता है। अभी फिर से इसी फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR, ओके। n+1 हुआ, मतलब ऊपर जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के ऊपर क्या है, n+1 है, n+1 है। तो हम लोग जब इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो n+1 +1 हो जाएगा। और नीचे देखिए जो फर्स्ट वाला होता है यानी बड़ा वाला R, यहाँ पर R लग जाएगा, ओके। तो n+1 मतलब 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n+2 CR। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमें एवेल्यूट करना है 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7, इस चीज़ को हमें एवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे बड़े के हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन उस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि एक दूसरे से एक ज़्यादा हो। जैसे 8 से 9 क्या है, एक ज़्यादा है, 6 से 7 एक ज़्यादा है, इसी तरह से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो 15C8 प्लस 15C9 आ गए और इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो 15C6 प्लस 15C7। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर n कितना है, 15 के बराबर है। हमें पता है n के साथ 1 प्लस हो जाता है, तो 15 + 1 क्या हो जाएगा 16। और जो बड़ा वाला होता है, कौन सा बड़ा है बताइए तो, 9 यहाँ पर बढ़ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी ऊपर 15 है, 15 के साथ 1 प्लस हो जाएगा तो 16। दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बैठ जाएगा यहाँ पर, ओके। आपको बोला गया इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालने के लिए। तो नीचे देख रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत बड़ा सा नंबर है 9, तो इसको छोटा करने का क्या तरीका है हमारे पास, NCR इज इक्वल टू NCR-1, ठीक है, सॉरी NCN-R, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, n-R मतलब 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करने से कितना आएगा 7। तो देख रहे हैं 16 से 7 माइनस 16 7, सेम चीज़ से सेम चीज़ माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसी के साथ आपके जो एग्जांपल्स है बिफोर एक्सरसाइज 6.4 वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4।